क्रिस्टोफर नोलन की एक और मूवी आ गई है जिसका नाम है ओडिसिस और इस मूवी के द्वारा उन्होंने फिर से ये प्रूव कर दिया है कि वो इस दशक के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। ओपनहाइमर में तो उन्होंने ऑस्कर जीता ही, इस मूवी में भी शायद ये ऑस्कर लेकर जाएंगे। क्रिस्टोफर नोलन वो डायरेक्टर है जिन्होंने अपने टाइम में कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली सिनेमेटोग्राफी में। ये दर्शाता है कि एक अच्छे एजुकेशन लेने के लिए एक फॉर्मल एजुकेशन लेना जरूरी नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऑब्जर्वेशन, लाइफ की प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस। और आज के समय में ये और इम्पोर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि इंटरनेट और एआई के रेवोल्यूशन के चलते इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो चुकी है और जो आज का यूथ महंगे महंगे कॉलेजेस में महंगी फीस दे रहा है, उस रिसोर्सेज को वो डाइवर्ट करके अपने पे लगा सकते हैं और स्किल को एनहेंस कर सकते हैं और इंटरनेट और एआई के थ्रू चीजें सीख सकते हैं। पर ऐसा क्या है क्रिस्टोफर नोलन के अंदर जिन्होंने इतनी सारी मूवीज को इतना खास बना दिया? चाहे आप बैटमैन सीरीज को ले लो, इंटरस्टेलर, ओपनहाइमर और अब ये ओडिसिस। ओडिसी एक 2 से 3 हजार पुरानी एपिक स्टोरी है जिसमें एक राजा अपने घर वापस जा रहा है एक बहुत बड़ी वॉर लड़ने के बाद। इस स्टोरी के मेन इवेंट्स और मेन सोल ट्रोजन वॉर के अंदर थी जो अब खत्म हो चुकी थी और ये स्टोरी सिर्फ एक राजा के घर जाने की थी। क्रिस्टोफर नोलन ने इस सिंपल स्टोरी को भी इतना इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बना दिया। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि फिल्म्स के अंदर अगर स्टोरी इफेक्टिव नहीं है तो कुछ भी इफेक्टिव नहीं होता, पर इस केस में क्रिस्टोफर नोलन ने काफी हद तक इस चीज को झुटलाया है। पर नोलन ने इस स्टोरी के अंदर जान डाली, वो है इमोशंस के थ्रू, और उसके अंदर जो उन्होंने टूल्स यूज किए वो है म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और कैरेक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लोर और रिप्रेजेंट करना। उन्होंने इस स्टोरी के अंदर वो इमोशंस को बाहर निकाला जो ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राजा की प्राइड। लड़ाई में एक राजा लड़ता है प्राइड के लिए, विक्ट्री के लिए, और जब ट्रोजन वॉर हो रही थी तो कहीं ना कहीं इस राजा की प्राइड टूट गई थी क्योंकि ये जो ट्रोजन वॉर हुई थी इसको कंप्लीट होने के लिए 10 साल लग गए थे। ओडिसिस एक बहुत स्मार्ट राजा था। ट्रॉय किंगडम की वॉल्स इम्पेकेबल थी, उसको भेदना बहुत मुश्किल था। इन ग्रीक्स को 10 साल लग गए ट्रॉय की वॉल को तोड़ने की कोशिश करने में, पर फाइनली ओडिसिस ने, जो एक बहुत स्मार्ट किंग था, उसने दिमाग लगाया, एक ट्रोजन हॉर्स बनाया और ये दिखाया ट्रॉय को कि एक गिफ्ट है। इसका रिप्रेजेंटेशन भी नोलन ने इस तरीके से किया कि जो कमेंडेबल है। जो पुरानी मूवी ट्रॉय थी उसमें ये ट्रोजन हॉर्स को प्रॉपर्ली स्टैंडिंग दिखाया था जो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा था, पर नोलन ने इस ट्रोजन हॉर्स को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए उसको स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाया और हाफ बैरिड दिखाया सैंड के अंदर। और जब इस सीन को शूट किया गया सी शोर में, और इस सीन ने ये दिखाया कि ग्रीक्स का ये डिसीजन कितना अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है क्योंकि ट्रॉय के लोग इस हॉर्स को पानी में भी छोड़ सकते थे, जला भी सकते थे और अपने शहर भी ले जा सकते थे। नोलन का ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन इमोशंस के साथ खेलता है और इमोशंस को ट्रिगर करता है। द ओडिसिस में क्रिस्टोफर नोलन ने ये भी दिखाया कि वॉर होने के बाद उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, और इस बात को लेकर हमारे इतिहास में भी एक बहुत बड़ा इवेंट हो चुका है। वो है द ग्रेट अशोका की वॉर कलिंगा के साथ, और उसके बाद उस वॉर का इम्पैक्ट अशोका पे, जिसने मौर्य किंगडम को ही खत्म कर दिया। और ये इम्पैक्ट एक फिजिकल इम्पैक्ट नहीं है, ये इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट है गिल्ट का, ये इम्पैक्ट है पॉसिबिलिटीज का कि क्या अच्छा हो सकता था और क्या नहीं, जिसमें एक राजा के स्मार्ट डिसीजन ने पूरे ट्रॉय को खत्म कर दिया और उसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए। और साथ में ये भी दिखाया कि ग्रीक्स का 10 साल का स्ट्रगल ट्रॉय की लड़ाई में कितना बड़ा रेज बन के निकला जब वो ट्रोजन हॉर्स के थ्रू ट्रॉय के अंदर पेनिट्रेट कर गए। उन्होंने जो प्लंडर किया ट्रॉय के अंदर वो 10 साल की रेज थी जिसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। किंग अशोका की कलिंगा में जो वॉर हुई वो भी एक बहुत डिसिसिव वॉर साबित हुई। इसने अशोका को सिर्फ एक्सटर्नली नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा इंटरनली इम्पैक्ट किया। इस ट्रोजन वॉर के बाद किंग ओडिसिस भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे। क्रिस्टोफर नोलन की थिंकिंग को देखो, वो कितनी मैच्योर है। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को दिखाया, वो है धर्म संकट। जो राजा ओडिसिस थे वो 2 चीजों में फंस चुके थे। ओडिसिस की ये मजबूरी बन चुकी थी इस वॉर को जीतना अपनी किंगडम की प्राइड के लिए, क्योंकि उन्होंने 10 साल दे दिए थे और रिसोर्सेज भी काफी लग गए थे। दूसरी जगह जहाँ वो फंस चुके थे वो है उनकी फैमिली को लेकर। इतने टाइम के बाद उन्हें अपने घर भी जाना था और उनके घर की सिचुएशंस क्या हो गई थी वो भी देखना था। ये सारे वही इमोशंस है जो हर इंसान कहीं ना कहीं झेलता है अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर। उनका स्मार्टेस्ट मूव जिसमें उन्होंने ट्रोजन हॉर्स को बनाया, ट्रॉय के अंदर पेनिट्रेट किया
और ट्रॉय को तबाह कर दिया। द ओडिसिस के स्मार्टेस्ट मूव की वजह से ट्रॉय बर्बाद हो गया और आज तक इस ट्रोजन हॉर्स को ह्यूमन सिविलाइजेशन याद करती है, अब वायरस के रूप में भी। जब किंग ओडिसिस वॉर के बाद घर जा रहे थे तो उन्हें बार बार अपनी फैमिली की याद आ रही थी, और साथ ही नोलन ये भी दिखा रहे थे कि ओडिसिस की क्या मजबूरी बन गई थी इस वॉर को लड़ने के लिए, जिसमें उन्होंने लगभग 10 साल वॉर लड़ने में लगाए और 10 साल वापस आने में लगाए। और यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन एक और बहुत इम्पैक्टफुल और ह्यूमन इमोशन को दिखाते हैं। ह्यूमन ऑलवेज टेस्ट दोज थिंग्स व्हिच दे डू नॉट हैव, एंड द ट्रेजेडी इज दे ऑलरेडी हैव what they want। मतलब कि ओडिसिस के कॉन्टेक्स्ट में चेस करने गए विक्ट्री और प्राइड वॉर के थ्रू, पर ओडिसिस लूजेस हिज फैमिली एंड होम, जो बुनियाद थी प्राइड और विक्ट्री की। किंग ओडिसिस वो समय नहीं बिता पाए अपने बच्चे की चाइल्डहुड के साथ, वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए अपने घर में। जहाँ ओडिसिस ने एक लड़ाई जीती ट्रॉय में, वही ओडिसिस फेल हो गया अपने घर में। और एक ऐसा इमोशन है जो ये हम सभी के साथ रिलेट करता है। आज भी लोग भागे चले जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, पर वो अपने बच्चों को और फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाते और ना ही वो वैल्यूज दे पाते हैं। हम अपना शरीर तोड़ते हैं पैसा कमाने के लिए और फिर उसी शरीर को जोड़ते हैं पैसा गवाकर। क्रिस्टोफर नोलन ने इसी सिंपल स्टोरी में ऐसे इमोशंस को दिखाया जो आज तक रेलिवेंट है, इसलिए ये सारे इमोशंस हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स में भी मिल जाएंगे। द ओडिसी, इलियाद, ये ग्रीक एपिक्स हैं। इनको कम से कम नहीं भी तो 2 से 3 हजार साल हो चुके हैं और ये रियल इवेंट्स पे ही बेस्ड हैं, क्योंकि ट्रॉय एक रियल में एक किंगडम था और एक्सकवेशन में पता चला कि वो सही में डिस्ट्रॉय किया गया था। पर हमारी महाभारत और रामायण खुद में स्टार्टिंग में ये बोलती हैं कि वो एक हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं और उनकी प्रिसाइजनेस भी बहुत एक्यूरेट है। जहाँ ओडिसिस और इलियाड में 27,000 लाइन्स थी, वहीं हमारी महाभारत में ही कम से कम 2 लाख से ज्यादा लाइन्स हैं और दुनिया का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल एपिक महाभारत ही है। तो आप सोच सकते हैं कि महाभारत की स्टोरी से कितनी सारी ओडिसीज बन सकती है। बस जरूरत है हमारे देश में एक क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर की, जो एक सिंपल स्टोरी को सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक के थ्रू एक इमोशनल जर्नी बना दे। तो भैया हैंड्स ऑफ क्रिस्टोफर नोलन को, जिन्होंने फिर से दिखा दिया कि मूवी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं कंज्यूमर और कमर्शियलिज्म का, बल्कि एक मिरर है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, ह्यूमन इमोशंस का और ह्यूमन वैल्यूज का।